हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज का टॉपिक है हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा सब्जेक्ट यानी मैथ्स पार्ट 1 का वन शॉट रिवीजन वीडियो हम कराने वाले हैं। और आज जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले का जो पहला चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथ्स 1 का यानी अलजेब्रा का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है वन शॉट वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो। साथ ही में ज्योमेट्री का जो सिमिलैरिटी था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। साइंस 1 का पहला चैप्टर, साइंस 2 का पहला चैप्टर, सबके वन शॉट रिवीजन वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। और धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे हम हर चैप्टर्स के जो वन शॉट रेगुलर रिवीजन वीडियोस है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। नॉर्मली आज एक ही वीडियो के अंदर कंटिन्यूअस तरीके से जितने भी टॉपिक्स होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिड्यूस पार्ट में हटा दूंगा क्योंकि रिड्यूस पार्ट वाला ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी पहले जाके देख सकते हो, बाद में रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज एक ही वीडियो के थ्रू जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि वन शॉट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा तो होगा ही क्योंकि रिवीजन हम हर टॉपिक का कराएंगे। आपको वीडियो को एंड तक देख लेना है। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करें दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। तो देखो, अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अभी नॉर्मली आप अगर नोटिस करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, टॉपिक्स दिखेंगे। अब वो टॉपिक्स नॉर्मली मैं सबसे पहले जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वन शॉट वीडियो का, वो क्या है, मैं नॉर्मली क्या करता हूं, सीधा सीधा पहले क्या करता हूं, टॉपिक्स पढ़ाता हूं कि कौन सा टॉपिक है, और वो टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे लगता है मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज के दिन का, इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे वो है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने ये पूरा चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट किया हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो अगर आपने हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी देख लेना। आपको पूरा लेक्चर बाय लेक्चर बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ वहां पे मिलेगा। ये तो रिवीजन है ना, तो रिवीजन को हम लोग फास्ट फास्ट जाएंगे और थोड़ा सा रिवीजन के तरीके पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो एक रेगुलर लेक्चर में और एक रिवीजन में फर्क होता है। तो प्लीज समझ के लो वो चीज। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो, तो फास्ट तो ऑब्वियसली जाऊंगा दोस्तों क्योंकि रिवीजन है और वन शॉट में मतलब कराना है। अगर 1 घंटे का वीडियो बन रहा है तो 1 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, मतलब सॉरी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो समझ के लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। मेरा थोड़ा सा आज आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, कंसीडर कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि लगभग 1-1.5 हफ्ते से मेरा आवाज बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं बीच बीच में तो इस प्रकार का आवाज अगर आपको सुनाई देगा तो प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। माफ करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस तरीके का उसका फॉर्म होता है, ठीक है। अब a, ये b और ये c, ये है क्या, a b c इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, कि कोई भी एक नंबर हो सकता है। और x का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। और आपको एक चीज बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो कंसेप्ट है अगर आप समझोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर एक इक्वेशन को देख रहे हो तो उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक ही टाइप का होगा। अगर इसमें x है तो पूरे में x ही होगा, अगर y है तो पूरे में y होगा। अगर अलग अलग दिख रहा है आपको इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दिख गया, तो यानी कि आपको जो वेरिएबल है x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, एक नंबर के साथ कोई एक वेरिएबल यानी x, तो इसका स्क्वायर प्लस कोई एक नंबर उसका साथ में x प्लस कोई एक नंबर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आप कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे हम लोग कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है। कोई भी इक्वेशन पूछा रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है, समझ लो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा एग्जाम में कि आइडेंटिफाई करो कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो यहां पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा ये, तो इससे कंपेयर करके देखने का। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ कोई एक नंबर है उसके साथ में x स्क्वायर है या फिर y स्क्वायर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर एक ही होना चाहिए। तो यहां पे आपने जब देखा कि वेरिएबल कितने हैं, एक ही टाइप के वेरिएबल है जो कि है x, वेरिएबल एक ही टाइप के है ना, x है, यहां पे भी x है, ठीक है।
नंबर आप देखोगे यहां पे भी, सॉरी इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना, ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, मतलब वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि यहां पे जो x होगा या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए पूरे इक्वेशन के अंदर, जो कि 2 होना चाहिए, यानी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी क्या है दोस्तों, 2 है। तो यानी कि इससे हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, अगेन मैं बोलूंगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा बताओ कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो आप सिंपली क्या सोचना है आपको, ये माइनस प्लस कुछ नहीं सोचना है। जरूरी नहीं कि यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है तो आप यहां पे प्लस होना चाहिए, प्लस का कोई मायना नहीं है, यहां पे प्लस माइनस चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेन क्या चाहिए कि वेरिएबल एक ही जैसा होना चाहिए। तो वेरिएबल एक ही जैसा यानी x है, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो पूरे इक्वेशन में जो डिग्री होता है यानी कि रेज टू पावर जो होता है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है इसका मैक्सिमम डिग्री, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या लिखोगे, हाँ यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहां पे, ठीक है, आपको थोड़ा सा बताने के लिए। समझ लो एक क्वेश्चन है यहां पे, 9y² + 5 इज इक्वल टू 0। 9y² + 5 इक्वल टू 0। तो आप इसको जब अपने दिमाग में जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक है, लिख देता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो आप इसको जब देखते हो कि थोड़ा बहुत ना अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले में तो चलो 9y² है तो ये चल जाएगा काम, लेकिन दूसरा वाला जो टर्म होता है bx यानी कोई एक नंबर और साथ में x होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई एक नंबर और उसके साथ में y तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो आप खुद से लिख सकते हो क्या, 0y, आप खुद से बना सकते हो क्या कि 9y² प्लस दूसरा वाला जो टर्म था वो मिसिंग है यहां पे, तो आप लिख सकते हो 9y² + 0y + c यहां पे क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू 0। तो ये किस तरह दिख रहा है, अगेन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। और यहां पे आप देखोगे तो इक्वेशन में जो वेरिएबल है दोनों y है, यानी चल जाएगा काम, वेरिएबल दोनों सेम है, काम चल जाएगा। और जो वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, यानी कि ये भी एक क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल इसको मैं पढ़ाऊं, ठीक है, यहां पे ध्यान से देख लेना, ये एग्जांपल अगर आप देख लोगे तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, लेट्स सपोज m³ - 4m² + 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आपको पूछा है कि बताओ कि ये जो इक्वेशन दिया है आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो तुरंत आप इसको देखते ही बोल दोगे सर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है भले ही एक ही जैसा है, यहां पे m है, यहां पे m है, तो कोई बात नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन ये था कि जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो यहां पे तो हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है, ये क्यूब हो गया, तो क्यूब हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम था दोस्तों क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको कोई पूछेगा कि बेटा पता लगाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी से मिलता जुलता एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, वो भी हम लोग कराएंगे, दैट इज हमारा टॉपिक नंबर 2। देखो याद रखना, ये पहला टॉपिक था, इसका एग्जांपल्स मैंने कुछ समझा दिया और कंसेप्चुअल नॉलेज भी दे दिया, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल है जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है दोस्तों रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी समझ लो, बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं रूट्स के ऊपर, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज ट्रस्ट मी एक वीडियो अगर आप देख लेते हो दोस्तों पूरी बेहतरीन तरीके से, तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, आप ये चैप्टर में अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो बिंदास, ठीक है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा आज के लिए सेकंड टॉपिक जो है, जिसका नाम है दोस्तों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को समझो। क्या बोल रहा हूं कि समझ लो, इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछता है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस का एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली इसका कोई कंसेप्ट है नहीं। एग्जांपल, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। क्या ले रहा हूं एग्जांपल में कि एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका नाम है 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं यहां पे, 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रूट्स जब भी निकालने पूछेगा तो आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार का पूछेगा, या फिर आपको पूछेगा कि चेक करना है आपको कि ये जो रूट गिवन है, ठीक है ना, रूट क्या होता है अब समझाता हूं मैं आपको। समझ लो आपको दिया हुआ है x के जगह पे कुछ वैल्यू, जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, x इज इक्वल टू समझ लो 3/2 दिया हुआ है, और एक और x का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है दोस्तों -2, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट।
ये पूछा है हमें कि पता लगाओ कि ये जो x इज इक्वल टू, दो क्वेश्चन जो पूछा है हमें, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2, क्या वो इस चीज के सॉल्यूशन है, यानी कि क्या वो इस इक्वेशन के रूट है क्या। तो रूट क्या मतलब क्या होता है कि जब भी हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब भी हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे x के, यानी कि जो भी वेरिएबल रहेगा, x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, m रहेगा तो m, तो जो भी रहेगा वेरिएबल उसके दो वैल्यू हमें मिलते हैं। नॉर्मली एक प्लस में मिलता है, एक माइनस में मिलता है, ठीक है। तो दो वैल्यू जो है वो रूट आते हैं उसके, यानी कि इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। तो हमें ऑलरेडी दो रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो दो रूट्स है, यानी ये 3/2 और दूसरा वाला -2, क्या वो इसके रूट है वाकई में या फिर नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है। तो लेट्स सपोज पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/2। करना कुछ नहीं है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो भी आपको x के जगह पे पुट करने बोला है वो डाल देने का। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें देखो क्या करना है, बस ये x के जगह पे 3/2 डाल देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x के जगह पे 3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -7 x के जगह पे 3/2 + 6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं कर रहा हूं, बस x के जगह पे वैल्यू डालते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहां पे ये 2 कैंसिल हो गया, नहीं माफ करना दोस्तों, माफ करना, ठीक है ना, हो जाता है, हम भी घाई में कभी कभी गलती कर देते हैं। देखो ये स्क्वायर है, लोग गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो पहले इसको स्क्वायर बना लो। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, माइनस ये 7 वैसे का वैसे ही है, ठीक है। हाँ तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 हो जाएगा ना, 7 3 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये कैंसल आउट हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि कितना बच रहा है, 9/2 बच रहा है, -21/2 बच रहा है, प्लस 6 बाय कुछ नहीं बच रहा है, 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये सबके नीचे 2 है तो इसके 6 के नीचे भी 2 लगा सकता हूं। कैसे लगाऊंगा, 6 के नीचे 2 लिख दो और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर 9 है माइनस ये ऊपर 21 है, इसके प्लस 6 2 कितना होता है 12 और नीचे कॉमन में 2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 9 - 21 कितना होता है, -12 + 12 0 हो गया। तो 0 डिवाइड बाय 2 कहां पे लिखो, यहां पे लिखता हूं मैं। देखो यहां पे ध्यान से, मैं थोड़ा सा देखो, मैं बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं लिख रहा हूं, आप जानते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई तो दे रहा होगा इतना मैं इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल नॉलेज को रिवाइज करना, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा लेक्चर वीडियोस बने हुआ है हमारे, ठीक है ना। रिवीजन लेक्चर, वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स का मकसद क्या है हमारा, कि आपको हर चीज फिर से याद दिलाना, हर चीज फिर से रिवाइज करना, कंसेप्चुअल नॉलेज को फिर से आपको याद दिलाना जो हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यहां पे आप देखोगे, इसको सॉल्व करो, 9 - 21 इज -12, तो -12 + 12 0 हो गया, तो 0/2, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। और यहां पे इक्वल टू 0 है तो 0/2 इज इक्वल टू 0, तो 0 विल बी इक्वल टू 0 आ गया। और अगर आपका ये कंडीशन आ गया, दोनों साइड 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी दोनों साइड 0 आ गया, तो समझ जाना कि यहां पे जो हमें पूछा था x इज इक्वल टू, जो दिया था x का वैल्यू क्या दिया था, x इज इक्वल टू 3/2 जो है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या नाम है इसका, 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन, ऐसा लिख देंगे। और अगर बाई चांस 0 नॉट इक्वल टू 0 आया किसी भी तरीके से, तो ये इट इज ए नॉट ए सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे ये -2 वाला डाल के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, फटाफट से। अब जैसे हमने x के जगह पे 3/2 देके सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब वो एक सॉल्यूशन था। लेकिन अगर वही चीज मैं यहां पे x के जगह पे क्या डाल रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से, ठीक है। और दोस्तों मैं फटाफट से रफ भी करूंगा, तो आप लोग क्या करना, जहां पे भी आपको लगता है कि इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो आप वीडियो को पॉज करना वहां पे और स्क्रीनशॉट फटाक से खींच लेना, ठीक है। मैं तो हमेशा साइड में ही खड़ा रहता हूं तो आपको ये बोर्ड दिखता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि सर मिटाने जा रहे हैं, उसके पहले वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब भी मुझे याद आएगा तो मैं थोड़ा सा साइड भी हट जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका भी दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा फास्ट करा रहे हैं ना, तो ये x का वैल्यू अब 3/2 तो लेके देख लिया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये x इज इक्वल टू -2 लेके देखता हूं अभी, तो ये 2 है, x के जगह पे क्या लूंगा, -2 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय -2 + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको, तो ये 2 पहले से ही है, -2 का स्क्वायर होता है 4, -7 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 2 14 प्लस हो जाएगा, तो +14 हो गया ये, +6 इज इक्वल टू 0, 2 4 8 हो गया, +14 + 6 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 8 + 28 आएगा, 28 कितना आ गया, 28 आ गया। यहां पे इक्वल नहीं लिखना है आपको, ठीक है, दो बार इक्वल हो जाएगा, ये पूरा ब्लैंक रहने दो। 28 इज इक्वल टू 0, तो 28 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, इट इज ए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नॉट आया तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इसका रूट भी नहीं है। इस प्रकार का हम लोग को लिखना होता है, क्लियर है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, ये अलग है, ये पहले वाले का, ठीक है ना। इसको गलती से इसका कंटिन्यूएशन मत समझ लेना, वो अलग है पहले वाले का, ठीक है। ये नया वाला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग हमारे
नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं आई नो, बट जरूरी है दोस्तों जाना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लूं आपका, कम समय में ज्यादा नॉलेज, ठीक है ना, यही तो होता है रिवीजन, ठीक है? क्लियर है? और बाकी जो भी परेशानी है आपको, हमारे रेगुलर लेक्चर्स कंटिन्यूअसली बने हुए हैं अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज जाके समझ लेना। मिटा दूं, चलेगा? चलो एग्जाम्पल नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या ना बोले, टॉपिक नंबर 3, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है? अच्छे से देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं हर चीज आपको आज इस चैप्टर के थ्रू आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक आपको समझ में आए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए हम लोग जाते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है आपको कि आपको जब रूट वाला एग्जांपल, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों एग्जांपल रूट वाला, क्योंकि हमारा टॉपिक रूट का ही चल रहा था, तो एक अलग से एक एग्जांपल पूछा जा सकता है, मे बी ये मेरे को कराना जरूरी लग रहा है क्योंकि ऐसे एग्जांपल मैंने देखे हैं पूछे जाते हुए। तो नॉर्मली क्या बोला है कि अगर आपका जो वैल्यू है, ठीक है ना, एक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इफ x इज इक्वल टू 5, अगर हमारा x जो है इक्वल टू 5 जो है वो एक रूट है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, और वो इक्वेशन है दोस्तों kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो आपने देखा होगा k वाले टाइप के सम्स आपने बहुत देखे होंगे, इक्वेशन में k रहता है, तो अगर k वाला आ गया तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इजीली सॉल्व होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है तरीका, ठीक है? तो kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने गलती से गलत क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना, -5 इज इक्वल टू 0। देखो ये गलतियां होती हैं और ये मैंने आपको हमारे जो बेसिक रूल्स मैंने बताए थे, कुछ एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, बेसिक रूल्स टू राइट द बोर्ड एग्जाम, उसमें मैंने बताया था ये गलतियां होती है हमसे अक्सर, जो मैथ्स का जो नंबर होता है वो हम गलती से कुछ और लिख देते, जैसे मैंने किसी और क्वेश्चन को देख लिया तो ये गलत हो गया था, तो ये देख के लिखना हमेशा आंसर, क्वेश्चन जब उतारोगे अपने आंसर शीट में तो देख के करना। तो आपको क्या करना है, अगर x जो है रूट है इक्वेशन का, ये वाले इक्वेशन का, तो हमें पूछा है फाइंड करो द वैल्यू ऑफ k, हमें पूछता है हमेशा कि k का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड k कैसे करोगे? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा जो कि रूट ऑफ द इक्वेशन के टॉपिक में से आता है, तो कैसे करोगे सॉल्व? तो कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन को ध्यान में रखो, क्या इक्वेशन है आपका, kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको पता है। सिंपली करना यह है कि जो भी x का वैल्यू दिया है वो इसमें डाल दो, वही करते हैं ना हमेशा हम लोग, जो भी x का वैल्यू जो रूट होता है उसका वो उसमें डाल दिया जाता है। तो x का वैल्यू यहां पे दिया है 5, तो k और x का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आपने बस इसमें डाल दिया 5, x का वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, ये k है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि k मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 14 5 का कितना होता है दोस्तों, 70 होता है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 25k हो जाएगा ये, 25k माइनस 70 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 75 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 25k माइनस 75 उधर जाएगा तो प्लस 75 हो जाएगा, तो 25k इज इक्वल टू 75, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 75 अपॉन 25, k का वैल्यू कितना हो गया, तो 75 अपॉन 25, देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 वन 25, 25 3 75, k विल बी इक्वल टू 3। देखो कितना आसानी से आपने k का आंसर निकाल दिया कि k का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों यहां से, जो कि आ रहा है 3। कितना सिंपल एग्जांपल है। आप सोचो दोस्तों कि इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? तो समझ लो ये क्वेश्चन तो मैंने अक्सर देखा है, ज्यादातर चांसेस के वाले ही, रूट का अगर पूछेगा तो के वाले टाइप के आंसर पूछेंगे, बहुत सिंपल होता है, आप इजीली उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब ये जितना भी हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग में, पहला वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दूसरा रूट्स वाला जिसमें 3 3 4 4 एग्जांपल पढ़ लिया। अब इसके ऊपर पूरा का पूरा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2.1, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2.1 है पूरा इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस है, 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बेस है, और ये प्रैक्टिस सेट 2.1 भी हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवाया है वो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो हमारे रेगुलर वीडियोस जो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी बहुत पहले से ही, उसको जाके आप देख सकते हो। बाकी तो हमने पूरा रिवाइज करवा दिया कैसे टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन से टॉपिक के अंदर। क्लियर है? तो फटाफट से जाके देख लेना अगर आप देखना चाहते हो, ऑलरेडी आपको पता होगा, और प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर है? अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और देखते हैं इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि मजेदार है और आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है? तो तब तक अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम जाएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बहुत ही सुंदर टॉपिक। सुंदर तो मैं हर टॉपिक को बोलता हूं वैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर टॉपिक सुंदर है, लेकिन आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक सुंदर लगता है। कोई सुंदर लगता होगा, छान, मराठीमध्ये छान म्हणतात ना। ठीक है, करें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे लिए, जो कि है दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर टॉपिक मेरे लिए फिर से, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है,
देखो यहां पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं अभी, ठीक है, क्यूई थक गया ना लिख लिख के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, किसके हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाया है मैंने, बहुत एफिशिएंसी के साथ, लेकिन आज भी एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। तो m का एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और साफ साफ अल्फाजों में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। साफ साफ लिखा रहेगा। देखो कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो ध्यान से पढ़ा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र होता है कि अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे तो आपको पता ही नहीं कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। मैथ्स में ये गलती नहीं होना चाहिए। आपको बोल दिया जाएगा कि ये इक्वेशन है और इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको याद होगा फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने कराया था। कभी भी देखना, जब आपको बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा ये जो पहला टर्म होता है और ये जो तीसरा टर्म होता है, इन दोनों का ही काम होता है, बाकी अपने आप निकल जाता है आंसर। क्या होता है देखो, तो पहले आप क्या करो, ये पहले टर्म को और दूसरे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। पहला टर्म क्या है m स्क्वायर और दूसरा क्या है 13। तो 13 मल्टीप्लाई m स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 13m स्क्वायर, और इसको कहीं पे साइड में पेज में लिख के रखो, ठीक है। पहला स्टेप उधर ही सॉल्व होगा साइड में कहीं पे, क्योंकि वो दिमाग लगना चाहिए। तो m स्क्वायर और 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 13m स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसको छोड़ के अब बीच वाला जो टर्म है आपका उसके ऊपर ध्यान दो। क्या होना चाहिए कि जब हमने ये 13m स्क्वायर निकाला तो 13m स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में हमें डिवाइड करना है, मतलब दो नंबर में स्प्लिट करना है, इन शॉर्ट अलग अलग करना है, दो नंबर को स्प्लिट करना है कि जिसको प्लस करके, जिसको ऐड करके उसका सम जो आएगा वो -14m आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि जिसको प्लस करके -14m आ जाए और मल्टीप्लाई करके 13m स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे कौन से नंबर है वो थोड़ा सोचना होगा और बहुत सिंपल है सोचना। कैसे? इमेजिन करो। पहली बात तो ये 14 जो है ये आपका क्या है, बहुत सिंपल है कि यार 13m स्क्वायर जो है यहां पे, 13m स्क्वायर जो है यहां पे क्या हो रहा है, 13m स्क्वायर जो है ये प्लस करके 14 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 13 आना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपका दिमाग जो लगना चाहिए वो आपके मल्टीप्लीकेशन में लगना चाहिए, क्योंकि प्लस वाला तो थोड़ा सा टेंशन वाला चीज होता है कि यार क्या प्लस करूं कि ये 14 आ जाए, लेकिन 13 ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करके 13 आए। तो 13 किसके टेबल में आता है भाई साहब, 13 के ही टेबल में आता है, करेक्ट है। तो हमें पता है कि 13 1 जा 13 होता है, तो दो नंबर मिल गए हमें 13 और 1, लेकिन m का पार्ट जो है बचा हुआ है। तो अगर मैं 13 के साथ भी m दे दूं और 1 के साथ भी m दे दूं तो ये क्या हो जाएगा 13m मल्टीप्लाई बाय 1m, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 13, m मल्टीप्लाई m इज m स्क्वायर। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी कि ऐसे दो नंबर मिल गए हमें जिसको मल्टीप्लाई करके 13m स्क्वायर आ जाए। तो मिल गए दो नंबर, लेकिन एक और कंडीशन इसी में सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये दोनों को प्लस करके भी ये आना चाहिए। तो 13m को 1m से प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 14m हो जाएगा, लेकिन ये 14m पॉजिटिव बन रहा है, हमें चाहिए निगेटिव 14m। तो क्या हम इसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ माइनस प्लस एडजस्ट कर सकते हैं क्या कि ये दोनों को प्लस करके फिर से -14m आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर यस, क्या अगर 13 के आगे माइनस का साइन डाल दूं, 1 के आगे भी माइनस का साइन डाल दूं तो ये -13 और -m, -13 -1 कितना होता है -14 होता है, तो ये हो जाएगा -14m जो कि आ रहा है यहाँ पे। यही है उसका लॉजिक। अगर आप साइड में ये लॉजिक लगा के कहीं पे रफ में करो, नहीं तो मेरे हिसाब से क्या करो पता है कि जो आपका स्पेस होता है ना जो लिखने वाला, उसके कहीं पे साइड में लिख के करो, और ताकि वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला रहेगा उसको भी पता चलेगा कि हाँ आपने ये खुद से किया, नहीं तो लोगों को लगेगा छाप के किया हुआ है। तो ये साइड में कहीं पे लिख देने का। तो ये आपने साइड में कहीं पे लिख दिया कि आपके दो नंबर मिल गए, एक नंबर मिल गया -13m, दूसरा मिल गया आपको -1m। तो आपको यहां पे लिख देना है। अब क्या लिखना है, अब पूरा सॉल्व हो गया, समझ लो ये आपने कर लिया तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करना है आपको, देखो ध्यान से क्या करना है यहां पे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। पहला जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिखना है, मतलब पहला जो चीज जो भी दिया रहेगा उसको सेम टू सेम m स्क्वायर। अब ये जो था बीच वाला, अब ये बीच वाले की जगह पे ये दोनों को लिख देना है सेम, क्या है -13m -1m, ठीक है, -13m -1m। और यूजुअली 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो ये 1 हटा भी दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पता है ना, 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो आप लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बीच वाले को खाली हमने हटा दिया, उसके जगह पे ये दोनों लिख दिया, +13 = 0, बाकी एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? बाकी एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों दो का ग्रुप बनाना है। ये पहले दो का ग्रुप, ये दूसरे दो का ग्रुप। अब इसमें से जो कॉमन है वो निकाल दो, इसमें भी m है इसमें भी m है, तो कॉमन निकल जाएगा m। तो अंदर क्या बचेगा, एक m कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा m माइनस, और इसका m निकल गया तो m -13 अंदर बच गया, ठीक है। ये बीच में क्या है इधर माइनस, तो इधर भी आ जाएगा माइनस। अब इसके पास
कुछ नहीं है कॉमन निकालने के लिए, तो कॉमन क्या आएगा 1, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन, इसके पास क्या था 1 था ना पहले से, 1 तो था ही ना, 1m, एक m मतलब 1m ना, तो 1 तो था ही, तो 1 निकाल दिया कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा इसका m, ठीक है। अब ये माइनस बाहर है और ये प्लस है, तो अंदर मुझे माइनस ही लिखना पड़ेगा, और ये 13 पहले से ये इज इक्वल टू 0। और एक लॉजिक बताऊं कि ये जो पहला ब्रैकेट में जो आया वो ऑटोमेटिकली ये सेकंड ब्रैकेट में आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा मतलब आपका आंसर गलत आने वाला है। तो अगर आपका पहला ब्रैकेट m-13 है तो आंख बंद करके इधर भी m-13 ब्रैकेट में लिख देना कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। अब ये m-13 दो है ना, लेकिन उसको एक ही बार लिखना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो मैं सेम वाले को एक ही बार लिखूंगा, तो m-13 को एक बार लिखा, और जो बच गया इधर m बचा है और इधर -1 बचा है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो m-1, और ये इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 ये दोनों को देना पड़ेगा, तो ये m-13 को मैंने एक बार 0 दे दिया, बीच में लिख दो और ये दूसरे m-1 को भी मैंने एक बार 0 दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, m-13 इज इक्वल टू 0, यानी कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 को उस साइड भेज दिया तो m इज इक्वल टू 13 हो गया, बीच में है और ये m इज इक्वल टू -1 को उधर भेज दूंगा तो +1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपके दो फैक्टर आ गए, क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, एक वैल्यू आया m का 13, दूसरा वैल्यू आया m का 1, और यही है तरीका सॉल्व करने का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पढ़ा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं आपको होगी, क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों। एक और एग्जांपल करा दूं इसका, चाहे आपको आगे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि यार सर एक और एग्जांपल पढ़ाओगे तो मजा आ जाएगा, फिर पूरा याद आ जाएगा, पूरा रेगुलर लेक्चर जो हमने देखा हुआ है वो याद आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार इसलिए रेगुलर लेक्चर्स की याद दिला रहा हूं क्योंकि ये हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ये 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा हमारा 1 शॉट वीडियो, जिसमें हम हर टॉपिक पढ़ा देंगे। लेकिन पढ़ाने का बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको और ज्यादा डीप में जाना होगा, तो वो रेगुलर लेक्चर वीडियो से मिलेगा आपको, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत पहले लगभग 6 महीने 7 महीने पहले ही हमने पूरा कंप्लीट करके आपका सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए। पहले प्रायोरिटी आप लोग है, उसके बाद सब लोग धीरे धीरे आएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आप सबके लिए वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, 11वीं के भी बना रहे हैं, आगे आने वाले साल में 12वीं के लिए भी बनाएंगे, टेंशन मत लेना, हम हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है ना, फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है, हम अकेले इंसान हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल करवा दूं आपके लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक और एग्जांपल, इसको मैं साइड वाले को रफ कर देता हूं और मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं, यहीं पे करा देता हूं, ठीक है ना, चलो यहीं पे करा देता हूं ताकि आप दोनों एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, समझ लो, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है 3x² - x 10 = 0, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे अगर, यहां पे तो ये m के आगे कुछ नहीं था, ठीक है ना, यहां पे 3 दिख रहा है आपको, तो क्या डरने की बात है क्या, बिल्कुल नहीं, जो तरीका दिमाग में मालूम है वही करो। पहला तरीका ये है, पहला तरीका मतलब एक ही तरीका है, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपको याद होगा कि राहुल सर ने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, राहुल सर के आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हाँ, पहला स्टेप में राहुल सर ने क्या बोला था कि पहले वाले डिजिट को तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3x × -10 तो कितना हो जाएगा -30x², -10 × 3x² कितना हो जाएगा -30x², इसको साइड में लिख दिया। अब इसका काम खत्म, अब ये बीच वाले का काम शुरू। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -30x² आना चाहिए और प्लस करके -x आना चाहिए। हो जाएगा, कैसे करोगे, पहली बात तो देखो 30 किसके टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है, 3 × 10 = 30 होता है, 3 × 10 = 30, तो 3 और 10 हमारे दो नंबर है, तो 3 × 10 = 30 तो आ जाएगा, लेकिन 3 और 10 को अगर मैं प्लस करूंगा तो दूर दूर से कहीं पे भी x नहीं बनेगा, मतलब 1x, ये 1 है ना, x मतलब क्या होता है 1x है, तो 1 नहीं आएगा, मतलब 3 और 10 नहीं ले सकते, 3 × 10 = 30 नहीं चलेगा, 4 के टेबल में 30 आता नहीं है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 × 6 = 30 होता है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं 5 × 6 = 30। अब दोनों हमको क्या चाहिए, x चाहिए ना, मतलब x² चाहिए, तो दोनों को x दे दूं अगर मैं, 5x 6x, तो 5 × 6 = 30, x × x = x², ठीक है। और अगर दोनों को मैं माइनस करूंगा या फिर प्लस करूंगा, प्लस या फिर माइनस चलता है, तो प्लस माइनस करूंगा तो ये माइनस आ सकता है, मतलब इन दोनों से कुछ जुगाड़ बैठ सकता है, इससे क्लियर हो गया, मतलब दोनों से क्या हो सकता है, कुछ जुगाड़ बैठ सकता है। अब जुगाड़ बैठ सकता है यानी कि अभी मुझे इसको प्लस या फिर माइनस जो भी डाल के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या डालूं कि ये -30 आ जाए, ऐसा क्या डालूं कि -30 आ जाए और ये दोनों को प्लस करके या फिर माइनस करके भी माइनस आ जाए। तो पहली बात तो अगर मुझे यहां पे -x लाना है, माइनस कब आएगा, साइन सिंबल माइनस कब आएगा, जब बड़े के पास सिंबल माइनस होगा, तो बड़ा कौन इसमें से, ये, तो माइनस के पास 6 के पास माइनस चला गया, और अब मल्टीप्लाई कर लो, 5x × -6 है, तो ये हो जाएगा -30x², और ये दोनों को भी प्लस करके देख लो तो आपका आंसर आएगा -x, -6 + 5 यानी 5 - 6 -1x, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके दो नंबर मिल गए, ये दोनों मिल गए दोनों नंबर। अब इसमें डाल दो, क्या करना है, सेम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से क्या करना है, सेम पहले क्या करोगे, ये 3x² पहला वाला एज इट इज लिखोगे, बीच वाले की जगह पे ये दोनों लिखोगे, तो क्या है, ये 5x पॉजिटिव है ना, तो ये +5x लिखो, -6x नेगेटिव है तो -6x लिखो, और ये -10 = 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा स्पेस यहां पे ऐसा लाइन खींच देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, वो अलग है,
वो हमारा रफ में जाएगा, रफ फिगर जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब मैंने जैसे बोला था कि उसके बाद दो दो का ग्रुप बना दो। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन दिख रहा है मुझे, दोनों में x कॉमन है, लेकिन और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो यार ध्यान से, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं यार, और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अगर मैं कॉमन मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं एक चीज एडजस्ट कर सकता हूं। क्या एडजस्ट कर सकता हूं पता है? क्या एडजस्ट कर सकता हूं, सोचो, देखो ध्यान से। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो इसमें तो आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से यहां पे देख सकते हो, जो कि है, अगर मैं ये 5x और -6x जो मैंने लिखा था, पहले -6x ले लूं और +5x ले लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जैसे हमारा 4 - 3 जो होता है 1 होता है, ठीक है, और इसको ऐसा लिखूं मैं -3 + 4 लिखूं तो इसका मतलब भी 1 होता है। तो दोनों का कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। ये मैंने क्यों लिखा? ताकि अच्छे से कॉमन निकल जाए, इसलिए मैंने लिखा। तो देखो अगर ध्यान से, तो यहां पे आप कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा? ये दोनों में जो 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 2। समझ में आ रहा है? और यहां पे दोनों में से 10 और 5 में से 5 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा अगेन x - 2, क्योंकि यहां पे सेम है तो सेम ही आएगा, इक्वल टू 0। अब एक बार दोनों सेम है ना, x - 2 x - 2, तो x - 2 इज 0 कर दो और डाल दो बीच में, और ये 3x + 5 इज 0 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? x इज 2 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? और 3x इज -5, यानी कि x इज -5/3 आ गया आंसर। x इज 2 आ गया, x इज -5/3 आ गया। कितना सिंपल है और कितना इफेक्टिव तरीके से मैंने बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि अब इसको हम रफ करेंगे और सीधा सीधा जाएंगे दोस्तों हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और एक चीज यहां पे बताना भूल गया मैं, कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो भी हमारा मेथड है, फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो टॉपिक है हमारा, जिसके हेल्प से हमने 2 एग्जांपल भी सॉल्व किया, तो आपको बता दूं, इस ही टॉपिक के बेस पे हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2.2 है, ये मैं हमेशा बोलता हूं आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कौन सा प्रैक्टिस सेट है। तो इस टॉपिक पे पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है 2.2, ये पूरा बेस है। 2.2 प्रैक्टिस सेट इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। अलग अलग तरीके से फैक्टराइजेशन करने पूछा है, जो मैंने समझा दिया, और आप बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में, तो वहां से आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे सीधा जाते हैं। तो अब मैं इसको मिटाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट, ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर। क्या है अगला टॉपिक? ठीक है, ये शायद तीसरा टॉपिक था हमारा, ठीक है, तीसरा टॉपिक था, मैंने नंबर नहीं लिखा था, लेकिन ध्यान में होना चाहिए ना, कि उससे पता भी चलता है कि यार ये चैप्टर के अंदर कितना टॉपिक्स है और कितने प्रकार के एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ने, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलें आगे बढ़े, चलिए, मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए, शायद चौथा टॉपिक अब आएगा हमारा, फोर्थ टॉपिक। नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं समझ लो चौथा टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, फोर्थ टॉपिक, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन आपको इसका मैं एक तकलीफ बताता हूं, क्या तकलीफ है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें आपको अगेन क्या करना है दोस्तों, बताओ? फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन स्क्वायर मेथड का यूज करके। वन ऑफ द मोस्ट लेंथी मेथड, और इसीलिए शायद आपके बोर्ड एग्जाम वालों ने ये मेथड को हटा दिया, यानी ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। पर मैं बता रहा हूं, ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट आपको मैं बता दूं, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 जो है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो आपको बोला गया है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो वो हम यहां पे रिवाइज नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता है दोस्तों मेरे बारे में, क्योंकि मैं ही हमेशा पहले स्टार्टिंग से ही बोलता था कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, भले आपके बोर्ड में नहीं आएगा, क्या हुआ है, तो सिलेबस का ही पार्ट ना, पढ़ लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो वो आप रिड्यूस सिलेबस का जो पार्ट है वो यहां पे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन यहां ऑलरेडी मैंने रेगुलर लेक्चर्स में कराया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हो प्रैक्टिस सेट 2.3, तो हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में जाइए, लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, उसमें खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा स्क्वायर मेथड किस प्रकार होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब सीधा हम लोग इसको स्किप करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इसके लिए मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊंगा। सीधा मैं अगले टॉपिक के ऊपर जाऊंगा, जो कि है फॉर्मूला मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, और यार ये जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरा स्टोरी बता रहा हूं, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे को सबसे ज्यादा मजा इसको सॉल्व करने में आता था, क्योंकि है बेहतरीन। क्यों बेहतरीन है पता चलेगा आपको। चौथा में मैं रफ करने जा रहा हूं, और अब मैं जाऊंगा 5वें टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं फैक्टराइजेशन बोल दिया गया गलती से, फॉर्मूला मेथड, माफ करना, ठीक है ना।
कितना टॉपिक है ये? 5वां लिख देता हूं। चलो, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। समझो इसको समझो, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, समझो पूरा का पूरा। ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज समझो वापस से इसको। क्या होता है फॉर्मूला मेथड? एक फॉर्मूला है, नाम में देखो फॉर्मूला मेथड है, तो इसका एक फॉर्मूला जरूर होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है पहले वो समझने की कोशिश करो और इसको याद रख लो। जैसे हर एक का एक फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बचपन से सीखा है, अभी तक याद है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला मेथड का एक फॉर्मूला है, जो कि है दोस्तों x इज इक्वल टू, अब ये x के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में x दिया रहेगा तो x हो जाएगा, m दिया रहेगा तो m हो जाएगा, y दिया रहेगा तो y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके आगे का जो फॉर्मूला है वो याद रखो। क्या फॉर्मूला है? दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। है कि नहीं? कितना डेंजरस सर, क्या पढ़ा रहे हो आप? और जो लोग ने पढ़ा होगा ऑलरेडी उनको तो मजा आएगा, यार क्या टॉपिक है सर, क्या मजा आ गया, आप वापस से रिवाइज करा रहे हो, उसको मजा आ गया। रेगुलर लेक्चर वीडियो जो देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो पहली बार ही ये पढ़ रहे हैं उनको तो ये लगेगा कि सर कितना हार्ड टॉपिक लिख दिया आप, कितना हार्ड फॉर्मूला लिख दे। क्या हार्ड है यार? कुछ हार्ड नहीं होता, एक बार करके तो देखो। जब पहली बार सीढ़ियां चढ़ना सीखते हो तो हार्ड लगता है यार बचपन में। क्या सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे हम लोग? बड़े हो जाते तो 3-3 सीढ़ी एक ही साथ चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हो, 3-3 2-2 सीढ़ी एक ही साथ उतर जाते हैं। थोड़ा रिस्की है, संभल के चढ़ना उतरना, मैं एक बार गिरा था ठीक है। तो चलो, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, कोई एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। जैसे कि आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है, समझ लो। अब क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसमें बोला रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। जैसे इसके पहले क्या पढ़ा हमने? फैक्टराइजेशन पढ़ा। तो अगर वो फैक्टराइजेशन से बोला रहेगा तो फैक्टराइजेशन से करना, लेकिन अगर बोला रहेगा बाय फॉर्मूला मेथड तो इसको आप फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करोगे। लेकिन कभी कभी बाय चांस कुछ दिया ही नहीं रहता, खाली ये इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर कौन से मेथड से करना है भाई वो तो बता, लेकिन तूने पूछा ही नहीं, मतलब एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन पेपर में लिखा ही नहीं है कि बाय विच मेथड, बाय लिखा नहीं है। तो आपकी मर्जी भाई, आपको जो भी अच्छा लगेगा, फैक्टराइजेशन अच्छा लग रहा है, फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, उसी से सॉल्व कर लो जो आपको अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन पसंद आएगा क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, बट ये भी उतना ही ईजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें आपको आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे कंपेयर करना पड़ता है। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला? स्टार्टिंग में बताया था पहला टॉपिक। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे एक दूसरे को कंपेयर कर लो, ठीक है। पहले इसको हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे। जब एक दूसरे के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि a का जो वैल्यू आएगा, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। a का वैल्यू 1 मिल गया। इसमें हमें कुछ नहीं, a b और c का वैल्यू निकालना होता है और कुछ नहीं। उसके बाद पूरा फॉर्मूला मेथड में जाएंगे। तो a का वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब 1। b की जगह पे क्या है यहाँ पे? -14, तो b का वैल्यू हो गया -14। और c की जगह पे क्या है यहाँ पे? 13, तो c का वैल्यू हो गया 13। a b c का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? a b और c का वैल्यू मिल गया। अब आपको नेक्स्ट निकालना है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं प्यार से। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जो कि अगला टॉपिक आएगा हमारा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखना। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकालना है बताऊं? क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे और एक ही बार मैंने x डाल के सॉल्व करने लगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें ब्रैकेट के अंदर यानी रूट के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगा और मेरे लैंग्वेज में खिचड़ी पकना मतलब क्या होता है मालूम है? खिचड़ी पकना मैंने क्यों बोला? मिक्सअप हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार पूरा क्या खिचड़ी पका रहा है तू, तो हम लोग पूरा मिक्सअप हो जाएगा, तो वो मिक्सअप अच्छा नहीं लगेगा कोई भी बुक में। तो पहले से ही अलग से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने क्या किया? वैल्यू निकालने की कोशिश की है, तो अलग से उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, लिख लो इसको, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये याद रख लेना आप खाली, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे? बी का वैल्यू क्या है? -14, यानी कि -14 का स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। तो 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 1, मल्टीप्लाई बाय c कितना है? 13। इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो, -14 का स्क्वायर कितना होता है यार? 196 होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कंफर्म 196 होता है। हाँ, 196 माइनस 4 1 जा 4, 4 13 13 4 जा 52, ठीक है। 13 4 जा 52, ठीक है। यानी कि 196 माइनस 52 आपका आंसर आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया? कितना आया? माइनस करके 144 आ रहा है, यहाँ पे लिख दो 144। तो आपने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ से वैल्यू निकाल दिया। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है निकल गया। अब निकल गया तो मतलब काम खत्म क्या? नहीं, अब काम शुरू हो रहा है। क्या फॉर्मूला है? अब आ जाओ ये फॉर्मूले पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि बाय हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे बाय फॉर्मूला मेथड। आप लिखोगे यहाँ पे बाय फॉर्मूला
मेथड। क्या है फॉर्मूला मेथड, उसका फॉर्मूला भी लिखोगे। क्या है फॉर्मूला, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें जो वैल्यू पता है वो डाल दो। क्या क्या पता है, x का वैल्यू तो निकालोगे, माइनस b का वैल्यू पता है ना, b का वैल्यू -14 है, तो यहां पे माइनस और b का वैल्यू क्या है -14। समझ में आ गया, माइनस तो पहले से ही है और b का वैल्यू -14 डाल दिया। अब इधर क्या है, प्लस और माइनस दोनों, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम चालाक इंसान है भाई, हम बहुत लोमड़ी वाला चालाक इंसान है। तो हमने क्या किया, पहले निकाल के रखा ताकि इधर पे हम लोग खिचड़ी ना पकाएं। तो हमने पहले 144 निकाल के रखा है, आ गया 144 उसके जगह पे, और अपॉन अपॉन क्या करना है 2a, अपॉन क्या है 2a ना उसके नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a। क्या है, a का वैल्यू किधर है, निकाला हुआ है, a का वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया खत्म। माइनस और -14 कितना हो जाएगा, +14, यानी डायरेक्ट 14 आ गया। ये प्लस माइनस, ये बताओ मुझे, ये अंडर रूट ऑफ 144 है, तो 144 का स्क्वायर रूट निकलता है ना, कितना होता है 12, 144 का स्क्वायर रूट 12, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आ गया 12 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। देखो कितना छोटा हो गया, कितने बड़े से कितना छोटा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू ये 14 प्लस माइनस 12 अपॉन 2 है ना, तो क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो ये 14 एक बार प्लस 12 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो एक बार माइनस ले लेंगे, 14 माइनस 12 अपॉन 2। क्या किया देखो ध्यान से, 14 प्लस माइनस 12 अपॉन 2 था, तो एक बार 14 प्लस 12 अपॉन 2 लिखा और एक बार 14 माइनस 12 अपॉन 2 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लो अलग अलग, आपका आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 12 कितना होता है, 14 प्लस 12 इज 26 आई गेस, 26 होता है ना, बराबर 26 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 मतलब हो जाएगा कितना होता है यार, 26 अपॉन 2 13, 13। x इज इक्वल टू आ गया 13। सॉल्व करके बोल रहा हूं, नहीं तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, 26 अपॉन 2 अगला स्टेप आ जाएगा, उसके बाद 13 आएगा, समझ लेना। मैं शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, उतना आप लोग स्कॉलर हो, उतना तो आप ब्रिलियंट हो ही चुके हो ना, अब एकदम एबीसीडी तो पढ़ाना नहीं पड़ेगा बचपन से। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना होगा बताओ, 14 में से 2 गया, 2 बचा, तो 2 अपॉन 2 मतलब x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके दोनों x के वैल्यू आ गए, x इज इक्वल टू 13 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। कितना अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों। और मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी चीज की कमी रही इसमें, कुछ नहीं, बिंदास तरीके से सॉल्व किया है दोस्तों। और कितना ईजी टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, लोग खाली पीली घबराते हैं कि यार क्या पूछ दिया फॉर्मूला मेथड, लेकिन ट्रस्ट मी इतना सिंपल टाइप का एग्जाम्पल होता है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं इसको सॉल्व करने में। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, जिसका नाम था सॉल्विंग ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। कितनी एफिशिएंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा दिया, कितना सिंपल था। तो इस टॉपिक के बेस पे आपके जो क्वेश्चंस पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे डायरेक्टली कि सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, जिसमें कोई एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। या फिर कभी कभी आपको ना ये सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू निकालने पूछते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालने पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो कितना ईजी था, ये तो 2 सेकंड में आ जाएगा, बस इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर कर दो, ऐसा लिखने का, ऊपर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा लिखने का पहले, ठीक है। उसके बाद ये पूरा रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये तो रिवाइज करवा रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा फटाफट जा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि मिटाने जा रहा हूं और अगला टॉपिक पे जाएंगे। हाँ, एक और चीज क्या, कि ये इस टाइप के एग्जांपल्स पूरे के पूरे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 पूरा इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस है, फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस है, जिसमें एबीसी का वैल्यू हो गया या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया। इसी टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.4 ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, जाके देख लेना, पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया हुआ है ऑलरेडी हमने बहुत पहले, तो जाके देख लेना, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और अभी के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करते रहो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त, जाएंगे सीधा सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ठीक है, ले लिया, हट जाता हूं, एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके चलो, ले लिया होगा, जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आज पूरा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा हिला डालेंगे, आज पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए चलें आगे बढ़े, 6 टॉपिक पे जाते हैं। छठा टॉपिक, मतलब हमारे लिए छठा टॉपिक, वैसे देखा जाए तो कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने ऐसा बना दिया कि छठा टॉपिक है। चलो ठीक है, अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। अब एक और बहुत ही बेहतरीन तरीके का एग्जांपल हो सकता है इस टॉपिक में से, यानी कि इस चैप्टर में से पूछा जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पूछोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नेचर होता है? सर आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, हम्बल है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नेचर होता है? यस होता है यार, नेचर ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। जो अभी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही तो है डिस्क्रिमिनेंट। देखो स्पेलिंग गलत लिख दिया सर, डिस्क्रिमिनेंट का स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का स्पेलिंग कुछ और होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो जो भी है देख लेना आप लोग। अब होता क्या है, पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। जैसे हर एक इंसान का नेचर होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई स्वीट होता है, कोई सावर होता है, खट्टा तो नहीं होता है ठीक है। तो जो भी होता है समझ लो। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, माफ कीजिएगा रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, और वो रूट्स के हिसाब से नेचर निकलता है। अब वो नेचर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तो नेचर में सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें कि नेचर क्या होता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेचर निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो, पूरा बेसिक समझा रहा हूं, पहले समझ लो। नेचर निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस चीज का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जब दिया रहेगा उसका आप क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, और वो अगर निकल जाता है, तो अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 आता है, समझ लो, ध्यान से समझो इसको। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है, अगर वो छोटा आ रहा है, ये सिंबल क्या बोलता है, लेस देन है ना, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, लेस देन। तो अगर वो लेस देन 0 आ रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या रहेगा, वो रहेगा नॉट रियल। नेचर क्या रहेगा, नॉट रियल, मतलब उसका जो रूट है, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज नॉट रियल, नेचर ऑफ द इक्वेशन इज नॉट रियल। ध्यान में रहेगा ये चीज, इसको रट्टा मार लो चलेगा कि जब लेस देन 0 आया तो नॉट रियल, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। लेस देन 0 आया मतलब नॉट रियल, ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हो, और इसका अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो क्या रहेगा, तब वो रहेगा, उसका जो नेचर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा रियल एंड अनइक्वल। क्या रहेगा वो, रियल एंड अनइक्वल। तो इसको भी आप एकदम मेमोराइज कर लेना कि लेस देन 0 था तो नॉट इक्वल था, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बड़ा है, 0 से बड़ा वैल्यू अगर आ रहा है, तो उसका जो रूट का वैल्यू है, मतलब रूट का जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड अनइक्वल। क्या है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। हाँ एक और चीज, मैंने ये जो टॉपिक है ना, इसमें नेचर ऑफ रूट आएगा, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता कर रहे हैं। तो जो भी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है, वो उसके रूट आ रहे हैं, तो रूट क्या है, रियल है और अनइक्वल है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो। फिर से एक और तीसरा कंडीशन ये आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, तो या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाई साहब के जो नेचर है, रूट के जो नेचर है, वो रियल है और इक्वल है। कितना मजा आ गया लिख के, रियल और इक्वल है कि नहीं। सिंपल एक एग्जांपल लेके सॉल्व करवा दूं, फटाफट से समझ में आ जाएगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते होगे तो, कि ऐसा कंडीशन होता है, ये कंडीशन आपके दिमाग में रहना चाहिए बस, और चुटकी बजाते आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल सॉल्व करवा लेता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझा दूं, चलेगा। हाँ इसको मिटाना पड़ेगा ना, फिर मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए मिटा देता हूं फटाफट से। ध्यान से समझ लेना दोस्तों जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। एक इक्वेशन, सॉरी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लो। क्या बोला इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयरिंग विथ, शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं दोस्तों, थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही है, ठीक है, इग्नोर कर देना। तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो दिख रहा होगा अच्छे से। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें a का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा, c का। तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना मिल रहा है, a के सामने क्या है 2, तो a इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। b के सामने क्या है -5, तो b का वैल्यू हो गया -5। c की जगह पे क्या है 7, तो c इज इक्वल टू 7। तो आपको abc मिल गया। अब चुपचाप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लो। b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय c कितना है 7। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 4 2 8, 8 7 56, यानी 25 माइनस 56 कितना होता है दोस्तों, 25 में से 56 गया, कितना बचेगा, -31 बचेगा। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट मतलब यही माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी का वैल्यू -31 आ गया। और हमने बताया था अभी आपको कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ये -31 क्या है, -31 मतलब 0 से छोटा है। तो अगर ये 0 से छोटा आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज नॉट रियल। इसके जो रूट्स है,
रूट्स आर नॉट रियल। रियल रियल है नहीं, रियल नहीं है भाई, असली नहीं है, रियल नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? थोड़ा बहुत जोक मारने की कोशिश करता हूँ, आपको पता है मेरे को आता नहीं है जोक मारने, लेकिन कोशिश करता हूँ यार, पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ गया। आप समझ लो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, समझ लो, जिसका है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डायरेक्ट में लिखता हूं, इसमें ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, कुछ नहीं है ना इसके सामने, मतलब 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -9। वो आप लोग लिख देना कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि रिवाइज करवाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए इज 1 मल्टीप्लाई बाय सी इज -9। फास्ट जा रहा हूं ना दोस्तों, बहुत ज्यादा, मैं इससे भी फास्ट लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा समझाना है आपको, इसके लिए थोड़ा आराम से लिख रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -9, 4 9 36 हो जाएगा, मतलब 4 - 36। ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 36 मतलब 40 आ रहा है शायद। ठीक है, 40 आ रहा है क्या? यस 40 आ रहा है, चेक कर लिया, बराबर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आ गया 40 आ गया। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, यहाँ पे बड़ा है 0 से, और जब 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज रियल। ये रियल है, रूट जो है इसके, जो रूट्स आए वो रियल है बट नॉट इक्वल। नॉट इक्वल लिखो या फिर अनइक्वल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्या है, अनइक्वल है, रियल है लेकिन अनइक्वल। ठीक है, और वैसे समझ लो एक और एग्जांपल सॉल्व करवाते, उसमें अगर ये बी स्क्वायर वैल्यू का 0 यहाँ पे अगर 0 आ जाता, समझ लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता, तो जब वो इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या रहेगा, इट इज रियल एंड इक्वल ऑल्सो। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तीसरा वाला समझ जाना कि 0 आ गया तो वो रियल रहेगा और इक्वल भी रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं अगला एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अभी थकान भी होने लगा मेरे को, क्योंकि वन शॉट वीडियो में थकान हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाना होता है इतने सारे टॉपिक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा कि कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने भी पूछता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकालने पूछता है, मतलब आपको बोलेगा फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, जैसे इसमें आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाला, 40 निकाला ना, वैसे निकाल के छोड़ देना है। और जब पूछेगा कि रूट का नेचर बताओ, तब आपको सोचना है कि 0 से छोटा है या फिर बड़ा है या फिर बराबर है, वो सोच के उसके अकॉर्डिंगली आपको लिख लेना है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि है कि इस जो ये जो हमने अभी सीखा, क्या सीखा दोस्तों यहाँ पे, कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है या फिर रूट्स का नेचर क्या है वो बताना है, ये पूरा ना इसी के ऊपर ना एक पूरा का पूरा क्या है, एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस सेट बेस है। और वो प्रैक्टिस सेट का जो नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 है। वो इसी टाइप के एग्जांपल के ऊपर बेस है, जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, जिसमें आपको नेचर ऑफ द रूट पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 है, इसी टाइप के एग्जांपल के ऊपर भरा हुआ है, और जो कि ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 हमारे रेगुलर लेक्चर्स में जाइए, इस चैप्टर के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है वो जाके देख लो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े और देख लेते हैं कि और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और उसको डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा पूरा ये सिलेबस, मतलब आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं उसको फटाफट से। अब मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग रूट्स के ऊपर ही बेस है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको मैं पढ़ा देता हूं ताकि आज का वीडियो समाप्त हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। ठीक है, आराम जरूरी है दोस्तों, आप लोग भी बीच बीच में जब भी मौका मिले आराम करते जाना। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 1-2 घंटा सो जाना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना, आराम करते रहना, कोई बात नहीं है। हमारे वीडियोस भरे पड़े 1500 के प्लस वीडियोस हमने चैनल पे डाले हुए हैं, तो आपको हेल्प करेगा आपके पढ़ाई के लिए। ठीक है, टेंशन मत लेना। 7वां टॉपिक समझ लो। अब ये टॉपिक का नाम क्या लिख लेता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन है भाई साहब, मेरा और किसका तो रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे उसके रूट का रिलेशन किसके साथ है, यहां पे कोएफिशिएंट के साथ। अब ये क्या होता है कोएफिशिएंट, ये हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। एंड कोएफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला इसको याद रख लेना बस, और कुछ नहीं है। और इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। देखो सबसे पहले आप एक चीज जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है। अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें कि ये जो है समझ लो रूट्स है,
अल्फा जो बीटा है, अल्फा और बीटा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला है फाइंड करने का जो कि है -b/a। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना कि अगर आपको ये b और a क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c = लिखते हैं, तो ये a ये b क्या है, कोएफिशिएंट ही तो है, समझ में आया, वही कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। और ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, इसको याद रख लेना। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा को रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये फॉर्मूला एक हो गया जिसका नाम था अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि जो भी b और a का वैल्यू आएगा उसको आपस में डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो b/a हो गया। और दूसरा एक और फॉर्मूला है कि अल्फा और बीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो रहेगा उसका एक वैल्यू है जो कि है c/a। सी को ए से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बेस पे क्या है क्वेश्चन समझ लो, कि एग्जांपल करा देता हूं कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। समझ लो, पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + 6x - 5 = 0। 2x² + 6x - 5 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें उसके रूट्स भी दिए हुए हैं जो कि अल्फा और बीटा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड करो, क्या फाइंड करो पूछा है, देखो यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा है, फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करो। और दूसरा पूछा है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू फाइंड करो, यानी दोनों ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, अभी अभी तो सिखाया, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -b/a। लेकिन उसके पहले आपको b, a और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहां से आपको a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे बताओ a का वैल्यू हो गया 2, यहां पे लिख देना अच्छे से, मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, स्टेप आप समझ गए ना कैसे लिखोगे। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर कर लो ax² + bx + c = 0 से, क्या आएगा, यहां पे a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू हो गया -5। यही वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो। क्या डालोगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b किधर है, b का वैल्यू 6, तो -b मतलब -6 हो गया, और a कितना है 2 है, -6/2 = -3। तो आपका आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का -3। उसी प्रकार अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का जो फॉर्मूला है ऊपर अभी अभी देखा हमने, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a, तो c का वैल्यू यहां पे -5 है, a का वैल्यू 2 है, दिस विल बी योर आंसर -5/2। इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक है हमारा 7वां टॉपिक, जिसमें हमने आपको बता दिया कि क्या होता है इसके बीच में रिलेशनशिप, क्या होता है कोएफिशिएंट और कभी भी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसी प्रकार से अल्फा बीटा ये सब दिया होता है। और इसी के ऊपर जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो था 2.5 वो बेस था, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है ना। जो हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है इसी टाइप के एग्जाम्पल से भरा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 जो इसके पहले भी मैंने बताया, यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक, और उसके बाद जो नेचर ऑफ द रूट्स वाला टॉपिक, और ये टॉपिक, इसी के बेस पे ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.5 है जो हमने रेगुलर लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना अगर आप देखना चाहते हो। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, और एक आखिरी टॉपिक है, उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसको बताऊंगा खाली, टेंशन मत लेना। वो क्या है वो सुन लो, उसके बाद हमारा ये रेगुलर लेक्चर वीडियो जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा 1 शॉट वीडियो खत्म हो जाएगा। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं आपको, देख लो, ताकि मैं मिटा सकूं और आपको थोड़ा सा एक चीज़ जो लास्ट में बताना है वो बता सकूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक छोटा सा चीज़ जो मुझे बताना है उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे। इसके लिए ये वाले पार्ट को खाली मैं मिटा रहा हूँ, खाली इतना मिटा रहा हूँ, ठीक है, इतना मिटा रहा हूँ खाली। तो हमारा एक 8वां टॉपिक भी है, यानी एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का जो पार्ट है, जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि इसको आपको इग्नोर कर देना है। यानी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6, इसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम में, तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। लेकिन हमने रेगुलर लेक्चर वीडियोस में ये टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या फिर नॉर्मली आपको अगर ऐसा डर लगता है कि आपको गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या पता वो उसे रिड्यूस सिलेबस बोल के पूरा क्वेश्चन दे दे, तो इसके लिए हमने पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी पहले कंप्लीट करा दिया है। हर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिड्यूस नहीं, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि रिड्यूस सिलेबस का ये जो प्रैक्टिस सेट 2.6 वाला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपको पढ़ाया जाए, तो ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में बने हुए हैं, जाके देख लेना वहां से, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों यहां पे हो गया टोटली 100% कंप्लीट। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, थक गया हूं,
लेकिन कोई बात नहीं, इसका फल बहुत मीठा लगा मुझे कि हमारा एक चैप्टर और वन शॉट तरीके से हमने कंप्लीट करा दिया। थक गया, मार्कर भी थक गया, पूरा फीका पड़ गया, देखो मार्कर भी थक गया है, लेकिन पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने पढ़ाने की कोशिश की है, जो समझाने की कोशिश की है, वो आप तक पहुंच गई होगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ऐसे और भी रेगुलर लेक्चर वीडियोस के साथ वन शॉट हम लोग लेकर आ रहे हैं, और बाकी जो चल रहा है वो तो कंप्लीट है ही, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमें अपनी राय और जो भी ऑनेस्ट के साथ जो आपको जैसा भी फीलिंग हुआ है, प्लीज हमें कॉमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है और चैप्टर समझ में आ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करो। बताओ कि वन शॉट ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा वन शॉट तरीके से, एक ही फ्लो में। तो शेयर कर देना अपने सारे 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हर एक तक पहुंचा दो ये वीडियो को, एकदम आग लगना चाहिए, इस प्रकार का शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।